नेहा अपने पति अनमोल के साथ रहती थी। अनमोल एक कंपनी में काम करता था और उसी के सहारे नेहा और अनमोल घर चलाते थे। ऐसे ही एक सुबह अनमोल नेहा से कहता है, नेहा, ऑफिस से आने में आज लेट हो जाएगा। वो क्या है ना कि होली आने वाली है और बहुत सारे काम है मेरे पास ऑफिस में, इसलिए मैं रात को खाना भी अपनी बॉस के साथ ही खा लूंगा। तो कौन कौन रुक रहा है ऑफिस में रात को? अरे कौन कौन रुकेगा का क्या मतलब है? बस मैं और रितिका मैम रहेंगे। अब मैम का सारा काम ना मैं ही देखता हूँ। उनकी मीटिंग कब और कहाँ कैसे होगी, किसके साथ डील करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मैं ही देखता हूँ। अरे अपनी मैडम के साथ ऑफिस का काम देखते हो ठीक है, लेकिन खाना उसके साथ क्यों खाओगे? चाहे लेट आओ या जल्दी, खाना मैं तुम्हारे लिए बना कर रखूंगी, यहीं पर खा लेना। यार तुम ऐसे जिद मत किया करो। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें मना कर दूं रात को खाना ना बनाओ, और मैं मैम को पहले ही बोल चुका हूँ। ऐसे मना करके अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता मैं। मुझे तो लगता है ना वो तुम्हारी बॉस नहीं बल्कि मेरी सौतन है, सौतन। ज्यादातर टाइम ना तुम ऑफिस में उसके साथ बिताते हो। संडे वाले दिन भी तुम्हें घर में कोई ना कोई काम रहता है। अब होली का त्योहार आ रहा है, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारा सामान लाना है, लेकिन तुम्हें ऑफिस ऑफिस मैडम मैडम बस यही लगा रहता है। तो क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? तुम्हें मालूम है ना कि कितने मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे थे हम दोनों। घर वालों के खिलाफ जाकर हम दोनों ने शादी करी है, और अनजान शहर में अपना नया आशियाना बनाना, जॉब करना, घर चलाना आसान नहीं होता। अब कहीं तो तुम्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एडजस्ट तो कर ही रही हूँ ना अनमोल। खैर छोड़ो, एडजस्ट करने का ना कोई मतलब नहीं बनता। अनमोल नेहा को गले लगाता है और उसे प्यार से किस करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा अकेले ही होली की तैयारियों में लगी थी और एक दिन अकेले ही मार्केट होलिका को सामान लेने के लिए चली जाती है। तभी वहां उसे उसकी फ्रेंड सपना अपने पति विकास के साथ मिल जाती है और उससे कहती है, अरे नेहा, तू यहाँ अकेले मार्केट में शॉपिंग कर रही? तेरा हस्बैंड नहीं आया क्या तेरे साथ? अरे नहीं सपना, असल बात ये है ना कि उनको ऑफिस में बहुत सारा काम है और उन्हें कोई ऑफ नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि जो छोटे मोटे काम है वो मैं अकेले भी तो कर सकती हूँ ना। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पति को ही देख ले, इनके ऑफिस में भी बहुत सारा काम था, लेकिन फिर भी मैंने इनकी छुट्टी करवा ही ली, और मेरे आगे ना इनकी तो बिल्कुल नहीं चलती। ये तो बहुत अच्छी बात है सपना कि तेरा पति तेरे साथ है और साथ आ भी गए, लेकिन इनको ना सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, इस वजह से वो ऑफिस चले गए, वरना वो कभी मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। ये हस्बैंड लोग ना सारा दिन तो काम में बिजी रहते हैं, अगर किसी फेस्टिवल के समय में भी अपनी पत्नी को समय ना दे पाए तो क्या फायदा? ऐसे तो लड़ाई झगड़ा हो गई ना घर में। खैर अब ये सब बातें छोड़, और मुझे ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो मैं जरा शॉपिंग कर लेती हूँ। तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। बेचारी नेहा उदास होकर अपने घर आ जाती है। ऐसे ही रात को जब अनमोल घर आता है तो वो देखता है कि नेहा उसका इंतजार करते करते सो जाती है। अनमोल उसे बिना जगाए खुद ही खाना लेकर खा लेता है और ऐसे ही अगली सुबह अनमोल नेहा से कहता है, नेहा, इस बार की होली ना बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि मेरी बॉस समिति का भी हमारे साथ होली में शामिल होना चाहती है। अनमोल, तुम अपनी मैडम को बोलो ना कि ऑनर है तो ऑनर की तरीके से रहो, ना किसी एम्प्लॉय की फैमिली में घुसने की क्या जरूरत है उन्हें। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? ऑफिस में रितिका मैम और मैं बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बाकी वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं, और हो सके तो जल्दी मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। प्रमोशन हो रहा है? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनमोल खुद को एक बार मेरी जगह रख के देखो, मुझे कैसा फील होता है। बाकी तुम्हारी मैम यहाँ आ रही है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनमोल अपनी बॉस रितिका को छोटी होली वाले दिन घर ले आता है। नेहा रितिका को बहुत अच्छे से स्वागत करती है, उसे बहुत अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर खिलाती है। थोड़ी देर बाद रितिका अनमोल से कहती है, अनमोल, मुझे ना शाम को वॉक करने की आदत है, तो क्या तुम मुझे अपने आसपास के किसी अच्छे पार्क में ले चलोगे? हाँ क्यों नहीं नेहा, बस हम दोनों अभी आधे घंटे में आ जाएंगे। और हाँ, खाना मत बनाना, हम दोनों बाहर से खा लेंगे आज। कल होली है, सारा दिन तो घर में रहना है। इतना बोलकर अनमोल रितिका के साथ निकल जाता है। नेहा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए खुद से कहती है,
छुट्टी वाले दिन भी रितिका ने मेरी जगह ले ली। बॉस नहीं बल्कि सौतन हो गई। होली वाले दिन लोगों के घर में खुशियाँ आती है, मेरे घर में तो सौतन आई है। मेरे पति को जरा भी ख्याल नहीं है कि मुझे उनका समय चाहिए, और वो है कि बस ऑफिस 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 के काम में और अपनी बॉस रितिका में बिजी रहते। वो भूल गए कि उनकी लाइफ में कोई नेहा भी है। खैर, अब ऐसा लग रहा है कि माँ बाप के खिलाफ जाकर मुझे ऐसे ही शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर अकेले ही जीवन काटना था तो मैंने क्यों अनमोल का हाथ थामा। रितिका और अनमोल को आने में काफी देर हो जाती है। वो दोनों रात का खाना बाहर ही खा लेते हैं। नेहा उन दोनों का खाना बनाकर काफी देर से इंतजार कर रही थी। जब दोनों घर आते हैं तब नेहा अनमोल से कहती है, अनमोल, रात के 11 बजे, ये कोई आने का समय है क्या? आज तो तुम्हारा कोई भी वर्किंग डे नहीं था, आज तुम्हारी छुट्टी थी। और छुट्टी वाले दिन में तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारा घर में कोई इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए खाना बनाता है, हर वक्त दरवाजे पर तुम्हारी राह तकता है, तुम्हारे लेट आने पर तुम्हें बार बार कॉल करता है, और जब तुम्हें फोन नहीं लगता उसका जी बहुत ज्यादा घबराने लगता है, उसे बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, क्योंकि तुम उस समय खुद को उस इंसान की जगह रखकर वो चीज महसूस नहीं कर रहे हो जो वो सारा दिन घर में रहने पर महसूस करता है। तुम्हें क्या हो गया है नेहा? फिर से शुरू हो गई हो तुम। शायद मेरा समझाना तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। तुम्हें याद है, ये हमारी पहली होली है। आज छोटी होली वाले दिन भी तुम्हारी छुट्टी है, और इस दिन भी कहीं ना कहीं तुमने अपने पर्सनल समय में थोड़ी बहुत प्रोफेशनल चीजों को ऐड कर ही दिया। तुम अपनी बॉस के साथ बाहर थे, यहाँ तक कि तुम्हें आने में भी रात के 11 बज गए, और जाहिर सी बात है तुम खाना खाकर ही आए होगे, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना। खुद को एक बार मेरी जगह रख के देखो, बस एक बार मेरा इंतजार करके देखो मेरी ही तरह, तब जाकर पता चलेगा कि कैसा फील होता है मुझे। देखो, मेरी ना बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे समझ नहीं सकती हो तो बहस भी मत करो। अनमोल, नेहा जो कह रही है उस बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं एक औरत हूँ और मैं उसकी बात को अच्छे से समझ रही हूँ। नेहा तुम्हारी पत्नी है और कहीं ना कहीं मैं एक औरत हूँ, और इस वजह से उसे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं ही भूल गई थी कि तुम शादीशुदा हो और मैं एक मैरिड आदमी के साथ हूँ, और उसके साथ फ्रेंडली होना ज्यादा ठीक नहीं है। उस इंसान के पास काम के बाद उसकी पत्नी है, जिसे समय देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेहा, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। बाकी तुम चिंता मत करो, आगे से ना मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कल होली है, अच्छे से एंजॉय करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मेरी कंपनी में आ जाओ, साथ मिलकर काम करेंगे। और यहाँ मैं होली मनाने आई थी, सौतन बनने नहीं आई हूँ। रितिका और नेहा की बातें सुनने के बाद अनमोल को कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होने लगती है, और वो नेहा से माफी मांगता है। इसके बाद वो तीनों अगले दिन हंसी खुशी एक साथ मिलकर होली मनाते हैं। आज शिवानी की शादी थी, पर फिर भी शिवानी के चेहरे पर मुस्कान ना होकर एक तरह की उदासी थी। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ शिवानी बेटा, तो खुश नजर नहीं आ रही? कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता। हाँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ हम लोग इतने गरीब कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती खाने के लिए, तो वही मेरी जिससे शादी हो रही है वो लोग इतने अमीर हैं कि हर महीने गरीबों को खाना खिलाते हैं। शिवानी बेटा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी शादी इतने अच्छे घर पे हो रही है। तू ऐसे घर में जाकर हमेशा खुश रहेगी, ऐसे उदास मत हो बेटा। हाँ माँ, खुश तो होना चाहिए, पर मुझे डर लग रहा है, ना जाने ससुराल में मेरा पहला दिन कैसा जाएगा। हमारे पास तो लड़के वालों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। अब तू डर मत, मैं जानती हूँ अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, वो हमेशा तेरा साथ देगा। और तेरी सास निर्मला, वो हमेशा तुझे माँ की तरह प्यार देगी। तुझे अपने ससुराल में मायके की कमी नहीं होगी। भगवान करे ऐसा ही हो माँ, बस मेरा ससुराल में पहला दिन अच्छा बीत जाए। मैं नहीं चाहती मुझसे कोई भी गलती हो। सब अच्छा होगा, बस तू चिंता करना छोड़ दे। अपनी माँ से बात करके शिवानी को थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत जल्द बारात आ जाती है और देखते ही देखते शिवानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिवानी अपने ससुराल जाती है, जहाँ वो अपना ससुराल देखकर मन ही मन खुद से कहती है, कितना बड़ा घर है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों को शर्मिंदा ना होना पड़े। शिवानी बहू, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरा ही घर है। तू इस घर में जैसे चाहे वैसे रह सकती है,
कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। माँ, मैं और शिवानी बहुत थक गए हैं, इसलिए आपकी अब जो भी रस्म है वो जल्दी से करो ताकि हम आराम कर सके। और कल शिवानी का इस घर में पहला दिन है, अगर वो आज आराम करेगी तभी तो कल खुद को फ्रेश महसूस कर पाएगी। तुझे बहू की बड़ी चिंता है, अभी से जोरू का गुलाम हो गया है। निर्मला अपने ही बेटे का मजाक बना देती है। ये देखकर शिवानी को बहुत अच्छा लगता है और उसे खुशी होती है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। सारी रस्में खत्म हो जाती है और शिवानी भगवान का शुक्र है मैं बिल्कुल सही टाइम पर उठ गई। अगर लेट उठती तो सास की डांट खानी पड़ती। अब माँ ने जैसा जैसा सिखाया था वैसा वैसा करती हूँ। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, आज मैं कोई गलती नहीं करूँगी। अब शिवानी जल्दी से नहाकर पूजा करती है और पूजा करने के बाद सुबह का नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद निर्मला की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसकी बहू ने सारा काम कर लिया है। बहू, ये सब क्या है? क्या ये सारे काम तूने किए हैं? माँ जी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसीलिए ना मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे कोई गलती हो। माँ जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बहू तू चिंता मत कर, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। और मैं तुझे ये कहने वाली थी कि तू इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। थोड़ी देर में नौकरानी आती होगी, वो ही घर के सारे काम करती है। कल से तुझे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। माँ ने बिल्कुल सही कहा था, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। मैं खुशनसीब हूँ ऐसा ससुराल पाकर। माँ तो बेकार ही डरा रही थी, उन्होंने इतना सब कुछ मुझे सिखाकर भेजा, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। शिवानी, तू जाकर तैयार हो जा, कुछ ही देर में तेरी बुआ सास और काकी सास आने वाली है। अरे ये क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी काकी सास और बुआ सास भी है। माँ ने तो उनके लिए कुछ भेजा ही नहीं। अगर वो आई तो मैं क्या करूँगी? अब शिवानी ये सोच सोच कर परेशान होने लगती है और कुछ ही देर में उसकी बुआ सास और काकी सास आ जाती है। निर्मला अपनी शिवानी को उनके सामने बुलाती है। शिवानी की सुंदरता देखकर काकी सास और बुआ सास उसकी खूब तारीफें करती हैं और उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाती है। बहू तू बहुत सुंदर है, पर इसकी साड़ी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से मांग कर लाई हो। अरे दीदी, ऐसा क्यों बोलती हो? तुम तो जानती हो ना कि हमारी जो निर्मला है वो एक गरीब घर की बेटी को इस घर की बहू बनाकर लाई है। भला गरीब घर की बेटी और किस तरह के कपड़े पहनेगी? सही कहा भाभी आपने, और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। भाभी की तो अकल पर पत्थर पड़े थे। मैंने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई थी, पर इन्हें तो गरीब भिखारन पसंद आई। वैसे बहू, ससुराल में खाली हाथ आई हो या रिश्तेदारों के लिए कुछ लेकर भी आई हो? वो काकी जी, बुआ जी, हमें पता नहीं था, इसलिए माँ ने आप दोनों के लिए कुछ नहीं दिया। पर आप दोनों मेरा सामान ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मेरी तो बुद्धि मारी गई है। मैं पूछ भी किस लड़की से रही हूँ जिसके घर में भी खाने का अकाल पड़ा है। और वैसे भी तू मुझे दे ही क्या सकती है, तेरे पास है ही क्या? बहू, देने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना। क्या पता तेरी सास ने तुझे कुछ दिया हो और तू हमें वही थमा दे। अपनी नंद और देवरानी को अपनी बहू का मजाक बनता देख निर्मला से बर्दाश्त नहीं होता और वो उन दोनों को खरी खोटी सुनाने लगती है। माफ करना दीदी, पर आप दोनों मेरी बहू से इस तरह से बातें नहीं कर सकती। माना कि मेरी बहू थोड़ी गरीब है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों उसकी गरीबी का इस तरह से मजाक बनाएं। और मेरी बहू का आज ससुराल में पहला दिन है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू का पहला दिन उसके आंसुओं के साथ बीते। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, वो तो सिर्फ मुझे यहाँ देखने आई है। बहू, तुम नहीं जानती, ये काकी सास और बुआ सास तुम्हें यहाँ देखने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाने आई थी और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। और आखिर ये दोनों शुरू से ही तो ये सब करती आई हैं। भाभी, तुम्हें हमेशा यही लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस तुम्हें बता रहे थे कि तुमने कितनी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बना लिया और इसके लिए हमसे लड़ रही हो। वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहू से मिलने का, हम तो बस यहाँ अपना फर्ज निभाने आए थे। अगर आप दोनों ने अपना फर्ज निभा लिया हो तो आप जैसे आए थे वैसे जा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की वजह से मेरी बहू की आंखों में आंसू आए। उसका ससुराल में उसका पहला दिन इस तरह से जाए। माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए काकी और बुआ जी आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। अगर आप दोनों मेरी बीवी को परेशानी करना चाहती हैं तो फिर कभी आना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शिवानी का पहला दिन खराब हो। बेटा भी माँ की जुबान बोलने लगा है। चलो दीदी, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप दोनों को जो समझना है समझ सकती हो। और शिवानी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है जब तक मैं और माँ तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से अर्जुन और निर्मला शिवानी को बुआ सास और काकी सास को शाने को कहते हैं।
ये देखकर शिवानी को बहुत अच्छा लगता है और वो भगवान को धन्यवाद करती है कि ससुराल में उसका पहला दिन इतना अच्छा गया और उससे भी बड़ी बात ये कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। आशा एक विधवा औरत थी जो सरकारी स्कूल में बच्चों को खाना बांटा करती थी। इसी तरह से आशा ने अपनी अपाहिज बेटी सिया का पालन पोषण किया था। अब सिया बड़ी हो चुकी थी, पर क्योंकि सिया अपाहिज थी इसलिए आशा को हर समय उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन आशा की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे आशा बहन, तू अपनी सिया की शादी नहीं करवाना चाहती या सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में ही रखना चाहती है? अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो चाहेगी कि उसकी बेटी की विदाई ना हो? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो, उसकी विदाई हो और वो भी अपना ससुराल संभाले। लेकिन तुम तो जानती हो ना सब। अरे मैं जानती हूँ बहन कि सिया बेटी चल नहीं सकती, वो अपाहिज है, पर भूल मत हमारी सिया हर चीज में सर्वगुण संपन्न है। और रही अपाहिज की बात, तो दुनिया में सिया के अलावा भी बहुत लोग अपाहिज हैं, पर उनकी भी तो शादियाँ होती हैं। बहन, अगर तुम्हारी नजर में मेरी बेटी के लायक कोई लड़का हो तो जरूर बताना। अरे आशा बहन, मेरा तो काम ही है लोगों की शादी करवाना, इसीलिए तो तेरे घर आई थी। सिया बेटी बहुत सुंदर है, तू देखना उसकी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। मैं फिर आऊंगी और हाँ, इस बार रिश्ता लेकर आऊंगी। इतना बोलकर आशा की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, पर ये सारी बातें सिया सुन लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें हमेशा यही चिंता सताती है ना कि मेरी कभी विदाई होगी या नहीं। देखो आंटी ने इसका जिम्मा ले लिया है, इसीलिए अब आप टेंशन लेना बंद कर दो। बेटा, कोई तेरी चाहे कितनी ही मदद क्यों ना कर ले, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। इसीलिए मुझे तेरी शादी की चिंता सताती रहती है। जब तक मैं अपनी आंखों से तुझे तेरे ससुराल में खुश ना देख लूँ, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर आशा की पड़ोसन आशा से मिलने उसके घर आती है। आशा बहन, मैंने कहा था ना इस बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगी। देखो मैं अजय नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का और उसका परिवार बहुत अमीर है, पर लड़के में एक कमी है। क्या कमी? कैसी कमी? आशा बहन, मेरी बात को समझना। सिया बेटी भले ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, पर है तो अपाहिज ही ना। और भला एक अपाहिज लड़की से कौन शादी करता है? इसीलिए बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, बस लड़का सुन नहीं सकता। क्या लड़का बहरा है? भला मेरी बेटी एक बहरे के साथ कैसे रहेगी? वो खुद एक अपाहिज है। आशा बहन, जैसे तुम लड़के में कमी देख रही हो, वैसे लड़के वाले भी तो लड़की में कमी देखते हैं। तुम्हारी बेटी अपाहिज है और इस बात को तुम स्वीकार कर लो। ऊपर से तुम गरीब हो, इतना दहेज नहीं दे पाओगे। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, वो ज्यादा दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। बस मेरी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुश रहे। क्योंकि सिया अपाहिज थी इसलिए आशा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, पर शायद सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि सिया अमित नाम के किसी लड़के से प्यार करती थी। पर सिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में अपनी माँ से बात करे। बहुत जल्द लड़के वाले सिया को देखने आते हैं और उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाते हैं। सही कह रही थी तुम्हारी पड़ोसन, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। भले ही अपाहिज है, पर कमी हमारे बेटे में भी है, इसलिए हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं। वरना हमारा बेटा बहरा होकर भी किसी चीज में कम नहीं है। आप सही कह रही हो बहन, वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। चलिए, अच्छी बात है, आपको हमारा लड़का पसंद है और हमें आपकी लड़की। अब बहुत बातें कर ले, कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। क्या लेन देन की? पर क्या बहन, अब आप अपनी बेटी की शादी करोगी तो क्या उसकी शादी खाली हाथ करोगी? वैसे भी तुम जो भी दोगी अपनी बेटी को दोगी, हमें थोड़ी ना। आखिर हम तुम्हारी बेटी पर एहसान कर रहे हैं, बदले में तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम अपनी बेटी की विदाई अच्छे से करो। इसीलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 लाख कैश दे देना। क्या 3 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मुझ जैसी गंवार औरत कहाँ से इतने पैसे लाएगी? मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी का पालन पोषण किया है। अगर तुम इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती तो भूल जाओ अपनी बेटी की विदाई। हम किसी और लड़की से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देंगे।
हमारे बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां लाइन में बैठी हैं। वो तुम्हारी बेटी सुंदर है, इसलिए हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। आशा इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। साथ ही साथ आशा को इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा न हो इस रिश्ते के टूट जाने से सिया की कहीं शादी न हो, इसलिए आशा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, साथ ही साथ दहेज की रकम के लिए भी। चलिए फिर ये रिश्ता पक्का हो गया। अब बहुत जल्द आप अपनी बेटी की विदाई कर देना, ताकि हम आपकी बेटी को विदा करके अपने घर की बहू रानी बना सके। इस तरह से सिया का रिश्ता हो जाता है। समय बीतता जाता है और बड़ी मुश्किलों से आशा शादी की सारी तैयारियां कर लेती है, पर वो 3 लाख का इंतजाम नहीं कर पाती। क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? बेटा, कल तेरी शादी है। कल तू विदा हो जाएगी और अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ 2 लाख रुपए ही जमा कर पाई हूँ। 10 लाख कहाँ से लाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, आखिर तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? जो होगा अच्छा होगा, और ऐसे ही समय पर पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस तरह से सिया अपनी माँ को समझाती है, पर माँ तो माँ होती है। अगले दिन सिया की शादी थी। सारी तैयारियां अच्छे से हो चुकी थी, पर शादी के मंडप पर ही सिया की होने वाली सास आशा से दहेज की रकम मांगती है। बहन, दहेज की रकम विदाई के बाद दोगी क्या? अब तो कुछ देर में फेरे भी होने वाले हैं। अब तो दहेज की रकम दे दो। जब तक दहेज नहीं दोगी तब तक शादी नहीं होगी, याद रखना। बहन, मैंने दहेज के पैसे जमा कर लिए हैं। 10 लाख रुपए की कमी है। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, बस मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट ना आए। मेरी बेटी की विदाई हो जाने दो, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। माफ करना बहन, पर सारी बातें पहले ही हो चुकी थी और मैं बिना दहेज की रकम लिए एक अपाहिज और गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। चल बेटा, दहेज की रकम जमा हो जाए, उस दिन बुला लेना, आ जाएंगे शादी के लिए। आप जैसी लालची घमंडी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आपका बेटा खुद बहरा है और आप दूसरी लड़की पर उंगली उठा रही हो। आपको क्या लगता है आपका बेटा सिया से शादी नहीं करेगा तो क्या सिया की विदाई नहीं होगी? मैं करूंगा सिया से शादी, और मैं आपके बेटे के मुकाबले ज्यादा अच्छा हूँ। अमित, तुम क्या कह रहे हो? बस करो सिया, मैं सच और नहीं छुपा सकता। आंटी जी, मैं और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर कभी आपसे कह नहीं सके। पर आज सिया के साथ ये सब होता देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। सिया की विदाई होगी और आज ही होगी, बस आपकी आज्ञा चाहिए। अमित की अच्छाई देखकर आशा मना नहीं कर पाती और अपनी बेटी की शादी उसी मंडप पर अमित से करवा देती है, जिसके बाद लड़के वाले मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। और इस तरह से बड़े ही अच्छी तरीके से आशा अपनी अपाहिज बेटी की विदाई करती है और सिया भी अमित के साथ खुशहाल जिंदगी जीती है। रवि के घर से कुछ लोग जैसे ही बाहर जाते हैं, रवि की माता कोमल और पिता अमित बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहीं रवि अपने माता पिता से डरते हुए बोलता है, माँ, क्या मैं दूसरी शादी करके ठीक कर रहा हूँ? मेरा मतलब है, आप लोगों को पता ही है कि मेरी पहली बीवी निशा मरना नहीं चाहती थी और वो किस तरह से मरी। लगता है ये अपनी पहली बीवी की याद में पागल हो गया है। अरे मेरे लाल, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम ये सब कुछ तेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। अपने माँ बाप की बात सुनकर रवि वहाँ से चला जाता है और कोमल अपने पति से बोलती है, मैं ना कहती थी वो कलमोही मरेगी तभी जाकर हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। तुम बिल्कुल सही बोलती थी कोमल। अच्छा किया जो हम लोगों ने उस दिन उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया। अब बस जल्दी से हमारे रवि की शादी हो जाए, फिर मजा आएगा। अब कोमल और अमित अपने बेटे की शादी का इंतजार करने लगते हैं और देखते ही देखते शादी का वो दिन भी नजदीक आ जाता है। शादी करके जैसे ही रवि की दूसरी बीवी अंजू घर आती है, वैसे ही आंधी तूफान चलने लगता है, जिस वजह से उसका गृह प्रवेश नहीं हो पाता और कोमल उसे ऐसे ही अंदर ले आती है। कुछ देर बाद अंजू दुल्हन बनकर बैठी अपने कमरे में रवि का इंतजार कर रही होती है। वहीं रवि अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि निशा की आत्मा अपने इस घर में है। अभी शादी से एक दिन पहले मैंने घर में किसी की परछाई देखी थी और किसी के रोने की आवाज भी सुनी थी। अरे बेटा, तो बहुत ज्यादा सोचता है, ये सब कुछ तेरा सिर्फ एक वहम है। अब कमरे में जा, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है। ठीक है माँ। इतना बोलकर रवि अपनी नई बीवी अंजू के पास जाता है।
वो जैसे ही अंजू के पास जाता है फिर से आंधी चलने लगती है और घर की लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। ये सब देखकर अंजू रवि से बोलती है, आप पहले घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए। आंधी बहुत तेज चल रही है ना, शायद इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम सही बोल रही हो, रुको मैं अभी घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कराता हूँ। इतना बोलकर रवि घर की खिड़कियों को बंद करने जाता है। जैसे ही वो खिड़कियां बंद करने लगता है उसके सामने निशा की आत्मा आ जाती है और वो रवि से बोलती है, तू और तेरा परिवार मुझे मारकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो ना? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम सबको, एक एक करके मार दूंगी। नहीं, मुझे मत मारना, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। इतना बोलकर रवि नीचे बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद अंजू रवि के पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ? आप किसको मारने की बात कर रहे हैं? आपने किसको मारा है? कुछ नहीं हुआ, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम भी सो जाओ। इतना बोलकर रवि सोने के लिए जाने लगता है। तभी अंजू के शरीर पर निशा की आत्मा आ जाती है और अंजू की आवाज में रवि से बोलती है, क्यों तू अपनी बीवी को नहीं बताएगा कि तूने अपनी पहली बीवी को क्यों मारा और कैसे मारा? अंजू की डरावनी आवाज सुनकर रवि अंजू की ओर देखने लगता है तो वो देखता है कि अंजू चुड़ैल के रूप में बदल चुकी है। अंजू का डरावना रूप देखकर रवि जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके माँ बाप उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आ जाते हैं, जहाँ वो लोग अंजू के रूप में एक चुड़ैल को देखते हैं। जिसके बाद कोमल बोलती है, तू हमारे घर में कैसे आई? तुझे तो हमने मार दिया था ना? तूने मुझे मारा था, मेरी आत्मा को नहीं। अब मैं अंजू के शरीर में तब तक रहूंगी जब तक मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती। तुझे पहले भी हम लोगों ने मिलकर मारा था और तुझे एक बार फिर से हम लोग मिलकर मारेंगे। अभी बुलाती हूँ तेरे डॉक्टर को और मैं अपने घर के बाबा को बुलाती हूँ, अब वही आकर तुझे कैद करेंगे। हाँ। कोमल जैसे ही ये बात बोलती है चुड़ैल अंजू के शरीर को छोड़ देती है और घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है। अंजू कोमल के मुंह से ये सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद अपनी सास और अपने पति से गुस्से में बोलती है, किसको आप लोगों ने मिलकर मारा था और क्यों? अंजू को सही सलामत फिर से अपने रूप में देखकर रवि की जान में जान आती है, परंतु निशा की आत्मा अंजू के सर के ऊपर दीवार में चिपकी हुई होती है। अंजू की आत्मा को दीवार में चिपका हुआ देख सबके पसीने छूटने लगते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा पाता। बाद में रवि रोता हुआ अंजू से बोलता है, मेरी पहली बीवी की मौत किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि मेरे माँ बाप ने मिलकर उसे मारा था और उनका साथ देने वाला मैं हूँ। आज से कुछ दिन पहले मुझे अपनी एक नई कार लेनी है। तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में गिनती के कुछ पैसे और थोड़ा सा सोना दिया था। उन्होंने बोला था कि तुम्हारी शादी के बाद वो मेरी सारी मांग पूरी करेंगे, पर अब तक उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे कार नहीं दी तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। खुद सोचिए, घर बेचकर मेरे पापा ने मेरी शादी की, अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज तक नहीं है, वो आपकी मांग कहाँ से पूरी करेंगे? देखिए, आप मम्मी जी से बात कीजिए, वो आपकी माँ है, आपकी बात जरूर मानेंगी। मेरे पापा अब और दहेज नहीं दे पाएंगे। जब निशा रवि से बात कर रही होती है तो कोमल उसकी सारी बात सुन लेती है और जब रवि घर से जाने लगता है तो कोमल अपने बेटे को रोककर उससे बोलती है, अपनी माँ को माफ कर दे, मैंने गलती करी इस गरीब से तेरी शादी करवा के। आज तक इसने दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया। अब मेरे पास एक ही आइडिया है, आज रात को ही हम इसका खेल खत्म कर देंगे और तेरी दूसरी शादी करवाएंगे। हाँ। माँ ये क्या बोल रही हो? निशा को मारना सही नहीं है, इससे अच्छा मैं उसे छोड़ दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। अरे बेटा, तू उसे छोड़ेगा तो तुझे उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, अपनी सैलरी में से आधा हिस्सा भी देना पड़ेगा, इस घर में से हिस्सा देना पड़ेगा। इसीलिए ये अच्छा तरीका है, हम इसे मार डालेंगे और लोगों से कहेंगे कि इसका कार एक्सीडेंट हो गया और इसकी मौत को एक हादसा बताकर टाल देंगे और उसके बाद दूसरी जगह शादी करवाएंगे, अमीर घर में, जहाँ से हमें भर भर के दहेज मिलेगा। हाँ। इतना बोलकर कोमल ये सारी बात अपने पति अमित को बताती है। अमित भी उसकी बात मान जाता है और शाम को ऑफिस से आते हुए पेट्रोल ले जाता है। जिसके बाद वो लोग निशा के कमरे में जाते हैं जब निशा सो रही होती है और उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला देते हैं।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं अंधा हो गया और मैंने अपनी पहली बीवी को मार डाला। अगर मुझे पता होता कि आप लोग इतने लालची हो तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि निशा दीदी अपनी मौत का बदला आप लोगों से जरूर ले। काश कि वो यहाँ होती और मुझे सुन पाती तो मैं उनका साथ जरूर देती। अंजू की ये बात सुनते ही चुड़ैल अंजू के सामने आ जाती है और उससे बोलती है, ले आ गई मैं तेरे सामने। अब इन लोगों से मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। अब दे मेरा साथ ताकि मैं इन्हें वही दर्दनाक मौत दे सकूं जो इन्होंने मुझे दी। इतना बोलकर चुड़ैल अंजू के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उन तीनों को कुर्सी से बांधकर उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल देती है और उन तीनों को भी जिंदा जला देती है और अंजू को उसके घर पर सही सलामत छोड़ देती है। और चुड़ैल अपनी मौत का बदला लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। आजमगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति शराब पीते हुए जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल की आवाज सुनकर भोला वहीं रुक जाता है और डरते हुए बोलता है, कौन है ये? कौन हंस रहा है? भोला के इतना बोलते ही एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है, उसके सर पर उसे चांटा मारने लगता है। भोला के हाथ से उसकी शराब की बोतल नीचे गिर जाती है और भोला बोलता है, अरे भाई कौन है जो मुझे इस तरह से छुप छुप कर मार रहा है? देखो तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ अगर मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भोला के इतना बोलते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देख भोला के होश उड़ जाते हैं। वो डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, अरे बाप रे बाप चुड़ैल। इतना बोलकर भोला वहाँ से भागने लगता है कि तभी चुड़ैल उसके पैर पकड़ लेती है और भोला नीचे गिर जाता है। अरे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दे। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पर तू अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करता और इसीलिए मैं तुझे यहाँ इसी बात की सजा देने आई हूँ। अरे नालायक चुड़ैल, तुझे ये बात किसने कही कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? अरे मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे जाने दे, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। झूठ, फिर से झूठ। अगर तू अपनी बेटी से प्यार करता तो उसके लिए पिज्जा लेकर जाता। वो कब से तुझसे एक पिज्जा मांग रही है पर तू है कि उसके लिए पिज्जा नहीं लेकर जाता। तू मुझे जाने देगी चुड़ैल, तभी तो मैं अपनी बेटी के लिए पिज्जा लेकर जाऊंगा। मुझे जाने दे। तू नहीं खिलाने वाला अपनी बेटी को पिज्जा, इसीलिए मैं तेरी बेटी के लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। ले पकड़ ये पिज्जा और अपनी बेटी के लिए लेकर जा। और अगर घर जाके तूने ये पिज्जा अपनी बेटी को नहीं खिलाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ठीक है, मैं उसे ये पिज्जा खिला दूंगा। अब मुझे जाने दे। पिज्जा खिलाना ही नहीं बल्कि तुझे उसके लिए पिज्जा मशीन भी ला कर देनी होगी ताकि तेरी बेटी अपना पिज्जा बनाने का सपना पूरा कर सके। ठीक है पिज्जा वाली चुड़ैल, मैं वो सब करूंगा जो तुम मुझसे बोलोगी। बस अब तुम मुझे जाने दो। इतना बोलकर भोला आंख बंद करके उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। कुछ देर बाद जब भोला अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि चुड़ैल वहाँ से जा चुकी है और उसके पास कुछ पिज्जा रखे हुए हैं। अब भोला उस पिज्जा को अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी को दे देता है। पिज्जा देखकर उसकी बेटी काया बहुत खुश होती है और बोलती है, पापा आप मेरे लिए ये पिज्जा लेकर आए हो, आप बहुत अच्छे हो। अब मैं इस पिज्जा को खाकर इसका टेस्ट पता करूंगी और अपना खुद का पिज्जा का कारोबार शुरू करूंगी। पापा आप मेरी मदद करोगे ना इस कारोबार को शुरू करने में? देख मुझे नहीं आता ये पिज्जा बनाना और ना ही मैं इसमें तेरी कोई मदद करूंगा। उस चुड़ैल के कहने पर मैं तेरे लिए उससे ये पिज्जा लेकर आया और उसी चुड़ैल की वजह से मैं तुझे पिज्जा बनाने वाली मशीन भी लाकर दे दूंगा। पर मैं तेरे साथ बैठकर ये पिज्जा नहीं बनाने वाला, समझी? अब भाग यहाँ से। पापा पिज्जा मत बनाना, पिज्जा बनाने का काम तो मैं और माँ कर लेंगे।
आप बस इन पिज्जा को हमारे कस्टमर्स तक पहुंचा देना ना। क्या बोला तूने? तू और तेरी माँ ये पिज्जा बनाओगे? अरे तू भूल गई है क्या कि तेरी माँ मर चुकी है और उसकी मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तू है। तेरी वजह से तेरी माँ की जान गई है। भोला काया को भला बुरा बोल ही रहा होता है कि तभी वो चुड़ैल पिज्जा का सामान लेकर उसके सामने आ जाती है। अपने सामने एक बार फिर से उसी चुड़ैल को देखकर भोला की बोलती बंद हो जाती है और चुड़ैल भोला से बोलती है, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। समझाया था ना मैंने तुझे, पर लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी पिज्जा बनाने वाली मशीन लेकर आता हूँ। मुझे जाने दो, अब से ऐसा नहीं होगा। इतना बोलकर भोला वहाँ से भाग जाता है और माइक्रोवेव लेकर आता है। अब काया अकेले बैठकर YouTube की मदद से पिज्जा बनाने लगती है कि तभी उसका हाथ जल जाता है। वो रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर भोला को गुस्सा आता है। वो काया को मारने लगता है कि तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है और भोला को हवा में लटकाकर उससे बोलती है, तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले है ना। मैंने तुझे कितना समझाया पर तू नहीं माना। बेटा अब तू चिंता मत कर, अब तेरे पिज्जा की डिलीवरी भी मैं ही करूंगी, क्योंकि आज तेरा बाप मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। इतना बोलकर चुड़ैल भोला का गला दबाने ही लगती है कि तभी काया चुड़ैल से बोलती है, नहीं माँ, पापा को मत मारो। मेरी इस पिज्जा की जिद की वजह से मैं तुम्हें पहले ही खो चुकी हूँ। अब पापा को नहीं खोना चाहती। प्लीज माँ, पापा को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी काया अनाथ हो जाएगी। काया के मुंह से चुड़ैल के लिए माँ शब्द सुनकर भोला को पता चलता है कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी है। जिसके बाद भोला चुड़ैल से बोलता है, काया की माँ, मुझे माफ कर दे। तूने मरने के बाद भी काया की जिद पूरी करी और मुझे मेरे हाथों से पिज्जा खिलवाया और आज उसका सपना पूरा करने में लगी है और मैं जिंदा होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा। अपने शराबी पति को माफ कर दे। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का सच में एहसास हो चुका है तो तुम हमारी बेटी के सपनों को पूरा करोगे। नहीं माँ, अब मुझे कोई पिज्जा का कारोबार नहीं करना। आज मेरी वजह से आपकी जान चली गई। ना मैं उस दिन पिज्जा की जिद करती, ना ही आप मेरे लिए पिज्जा लेने जाती, ना ही आपका एक्सीडेंट होता और ना ही आप मुझे और पापा को छोड़कर जाती। ये सब कुछ इस पिज्जा की वजह से ही हुआ है। आज इसी पिज्जा की वजह से आप एक चुड़ैल बन गई है माँ। नहीं बेटा, ये सब कुछ तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने पैसे शराब पर न खर्च करके उसे दिन रात तेरी माँ के इलाज में लगा देता तो तेरे लिए पिज्जा लेकर आ जाता, तो आज हमारा खुशहाल परिवार होता। पर बेटा, मैंने जो गलती पहले कर दी है मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जिसके बाद भोला अपनी बीवी और बच्चों की पिज्जा बनाने में मदद करता है। अब चुड़ैल और काया पिज्जा बनाते हैं और भोला उसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है। इसी तरह से काया का पिज्जा का कारोबार चल पड़ता है। जिसके बाद उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए अपने पति और बेटे की जिंदगी से चली जाती है। और अब काया अपने पिता के साथ अपने पिज्जा का कारोबार संभालने लगती है।